अविनाश, एक और महत्वपूर्ण चीज ये बताएं कि जो बाकी पार्टियों की जो लिस्ट आई है, क्या उससे एक प्रेशर भी हुआ है? क्योंकि इन लिस्ट के जरिए पार्टियां एक संदेश देने की कोशिश करती हैं जनता को। अभी फिलहाल बीजेपी को दलित विरोधी एक तरह से प्रचार उसके खिलाफ किया जा रहा है, तो क्या इस सूची से एक दलित विरोधी ना होने का भी संदेश बीजेपी दे सकती है? क्या कुछ ऐसे नाम शामिल किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जितनी भी सुरक्षित सीटें हैं वहाँ से तो दलित चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जितनी अन्य सीटें हैं वहाँ से भी कुछ दलितों को टिकट दिया जाएगा। एक और नाम चौंकाने वाला आ रहा है, हालांकि उसकी पुष्टि कुछ देर के बाद ही हो पाएगी। हमें जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है वो ये है कि बेबी रानी मौर्य, जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं और वर्तमान में एमएलसी है, उनको भी आगरा के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी ये पुख्ता जानकारी नहीं है, इसकी पुष्टि कुछ देर के बाद जब लिस्ट जारी होगी तभी हो पाएगी। लेकिन जो बीजेपी के आंतरिक सूत्र है वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बेबी रानी मौर्य को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की काफ़ी ज़्यादा संख्या और जाटो जाति के लोग काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में उनको अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये दांव चल सकती है और बेबी रानी मौर्य को एक बार से उम्मीदवार बनाने की बीजेपी ने यहाँ पे कोशिश की है। लेकिन उसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ देर के बाद लिस्ट जारी होने के बाद ही होगी। लेकिन बीजेपी ने पूरा होमवर्क किया हुआ है कि किस तरीके से कहाँ पे किनको उम्मीदवार बनाया जाए जिससे कि चुनाव जीता जा सके। जहाँ तक रही बात दलित विरोधी की, तो बीजेपी लगातार प्रचार करती है कि देश के शीर्ष पद पर उसने एक दलित को चुना है और उसने एक दलित को बैठाया, यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जिक्र होता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो दलितों के उत्थान के लिए जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किए उन तमाम सारे कामों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी लगातार करते हुए आ रही है, प्रचार प्रसार लगातार करते हुए आ रही है। चाहे अगर वो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार ये भी कह रही है कि अगर हम दलित विरोधी होते तो क्यों हमको 2017 में इतना प्रचंड बहुमत मिलता, क्यों 2014 के लोकसभा में इतना प्रचंड बहुमत मिलता और क्यों 2019 के लोकसभा में इतना प्रचंड बहुमत मिलता। तो लगातार अपने तमाम तरह कामों को भारतीय जनता पार्टी गिना रही है, खासतौर से जो निचले तबके के लिए काम किया गया है। चाहे अगर वो बात करें लोगों को आवाज देने का काम, दौरे हुए हैं, रैलियां हुई हैं, अविनाश, उसमें भी बताने का प्रयास किया है बीजेपी ने। एक और चीज ये बताइए कि इस वक्त जिस तरह से लगातार हमले समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीजेपी छोड़ के जो समाजवादी पार्टी में नेता मंत्री गए हैं उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी किसी बड़े नेता ने खुलकर बचाव नहीं किया है या फिर क्या उनका पक्ष है ये नहीं बताया। तो क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम सवालों के और उन तमाम आरोपों के जवाब भी बीजेपी की ओर से आ सकते हैं क्या? देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से इस तमाम सारे जो सवालों का जवाब है वो दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार एक के बाद एक कई सारे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी अभी तक केवल यही कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर बीजेपी इतनी खराब लगती थी तो उन्होंने पहले पद क्यों नहीं छोड़ा, क्यों चुनाव के वक्त आकर पद छोड़ा। और चूंकि चुनाव इस तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही है कि चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य कई सारे समर्थकों को टिकट चाह रहे थे और खुद की सीट पर उनका जितना संभव नहीं था, जो बीजेपी के इंटरनल सर्वे आ रहा था, लिहाजा इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी। और ये भी बीजेपी लगातार प्रचारित कर रही है कि जो बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं दरअसल उनके टिकट कटने थे, इसीलिए वो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये प्रचार अपनी ओर से बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहरहाल चुनाव से पहले ये तमाम बार देखा जाता है कि लोग पासा पलटते हैं, लोग जो है पार्टियां बदलते हैं और एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो उसी कड़ी में बीजेपी के ये 3 मंत्री भी गए हैं, तमाम सारे एमएलए भी गए हैं, सपा के भी कुछ एमएलए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, बसपा के भी कुछ एमएलए सपा में आए हैं। तो ऐसे में ये दल बदल का खेल चुनाव के वक्त चलता ही है, इसका खासा असर जनता के बीच में नहीं पड़ता। अगर आप ओवरऑल परसेप्शन में देखें तो बीजेपी लगातार यही प्रचार कर रही है कि तमाम सारी जातियों के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने तमाम सारी जातियों के लोगों के लिए काम किया है। अब बहरहाल नतीजे क्या होंगे तो 10 मार्च को पता चलेंगे, लेकिन जो काम किया है जनता को वो कितना पसंद आया और जनता क्या दोबारा से उन्हें सत्ता पर काबिज कराती है नहीं। अभी थोड़ा समय है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू होने में, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा अविनाश। और जिस तरीके से लगातार एबीपी गंगा पर चुनाव कवरेज आप देख रहे हैं, सभी पार्टियों ने अपनी पहली जो फेज की लिस्ट है वो जारी कर दी है और अब इंतजार दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर होने जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया जा रहा है, जो अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी।